देखिए, सबसे पहले तो ये बता दिया है कि कृष्ण मोहन जो है वो एक कॉलेज के लेक्चरर हैं, है ना। इनको जो बेसिक सैलरी मिला है वो 15,000 पर मंथ मिला हुआ है। तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,80,000 इसका बेसिक सैलरी हो जाएगा। दूसरा आपको बोलता है डियरनेस अलाउंस 12,000 पर मंथ है, तो 12,000 इंटू 12 कर देंगे, 1,44,000 आपका डीए हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस 2,400 ले लेना है। फिर उसके बाद हाउस एंड अलाउंस 3,000 पर मंथ दिया हुआ है, तो हाउस एंड अलाउंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रेमुनरेशन रिसीव एज एग्जामिनर नहीं आएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। एग्जामिनर का जो सैलरी है वो सैलरी में नहीं आता है। एग्जामिनर का जो रेमुनरेशन होता है वो अदर सोर्सेज में आता है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी बन सकता है ना, और वो पार्ट टाइम होता है, और वो सिर्फ एग्जाम के टाइम ही, तो जो भी मास्टर डिग्री पर्सन होता है वो एग्जामिनर बन सकता है। इसलिए एग्जामिनर का सैलरी जो है अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड में नहीं है, इसलिए वो पॉइंट नहीं आएगा। उसके बाद बोलता है कि उसको प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दिया है, वो भी 8%। हमारा तो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए ये स्टेटरी प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने 2,000 रुपये का बुक खरीदा है, वो भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मिल तो नहीं रहा ना, खर्चा है, बुक खरीदा है वो। फिर उसके बाद स्कूटर का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ करते नहीं है, यहाँ सिर्फ कार के लिए रूल है ना, इसलिए स्कूटर वाला लाइन भी ओमिटेड, मतलब वो भी कोई काम का नहीं। फिर उसके बाद उसको वो 5,000 के किराए पे रहता है, तो इसका यूज कहाँ पर होगा, एचआरए निकालने के लिए। और कॉलेज ने उनको सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा, 2,000 रुपये उसके लिए खर्चा किया है, वो भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो कॉलेज के काम से गए हैं, पर्सनल यूज में है ही नहीं। इसका मतलब इसका सैलरी निकालने के लिए सिर्फ आपको बेसिक सैलरी लेना पड़ेगा, डीए लेना पड़ेगा, सीसीए लेना पड़ेगा और हाउस रेंट अलाउंस लेना पड़ेगा, आगे ना। बाकी सारा चीज एग्जेम्प्ट है, कुछ नहीं आने वाला है। चारों को ऐड कर दो, टोटल इनकम आपका इनकम फ्रॉम सैलरी निकल जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि मिस्टर एक्स हु इज द रिटायर एम्प्लॉय ऑफ द नेपाल गवर्नमेंट, मतलब वो पहले अपनी सर्विस कहाँ देता था, नेपाल में, वहां से वो रिटायर हो गए, है ना। स्टार्टेड सर्विस एज द प्राइवेट फर्म एट मेरठ, वो इंडिया आकर के मेरठ में उसने प्राइवेट फर्म में अपनी सर्विस चालू कर दी। ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द इनकम फ्रॉम हिज फाइनेंशियल ईयर 2020-21, है ना। क्या क्या इनकम दिया है, सैलरी दिया है 15,000 पर मंथ। ही रिसीव 1 मंथ सैलरी इन नेपाल वाइल ऑन लीव, मतलब वो 1 महीने की सैलरी जो है नेपाल में रिसीव किया है जब वो छुट्टी में चले गए थे, तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। नेपाल में हुआ है बाबा, 1 महीने की सैलरी नेपाल में रिसीव हुई है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है जी। हाँ हाँ, टैक्सेबल है। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कि आप चाहे ऑर्डिनरी हैं, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हैं, चाहे नॉन रेसिडेंट हैं, इंडिया का इनकम किसी भी दुनिया में आप मिलेगा तो वो इंडिया में टैक्सेबल होता है। इसलिए यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी जो है वो 15,000 इंटू 12 1,80,000 होगा। फिर प्लानिंग अलाउंस आपका पूरा 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पूरा 12,000 रुपये आएगा। मेडिकल अलाउंस पूरा 1,000 रुपये इंटू 12 करेंगे 12,000 रुपये आएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 इंटू 12 करेंगे पूरा 6,000 आएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर लिखा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पेंशन फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट लिखा है ना। ही रिसीव द पेंशन इन नेपाल एंड डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, तो इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि वो नेपाल का ही इनकम है, नेपाल में खर्चा किए हैं, है ना। फिर उसके बाद बोलता है आपको ही हैड बीन प्रोवाइडेड विद द फर्निश्ड हाउस फॉर विच द एम्प्लॉयर पे 5,000 पर मंथ बट डिडक्ट ओनली 1,000 पर मंथ, तो ये कौन सा हो गया, कंसेशनल हाउस रेंट, क्योंकि एम्प्लॉयर 5,000 रुपये पे करते हैं, जबकि उससे कितना रुपए लेते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये, और फर्नीचर भी उनको मिला हुआ है 40,000 रुपये का, है ना। तो ये कंसेशनल हाउस रेंट निकलेगा।
फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि ही ओन्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1500 रुपीज पर मंथ। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड आएगा, है ना। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए 1500 रुपये वाला पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना क्या है आपको, कंसेशनल हाउस रेंट ही एक मेन दिख रहा है ना। तो कंसेशनल हाउस रेंट निकालने के लिए आपको चाहिए 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं दिया, इसका मतलब 15% ही चार्ज होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी आएगा 1,80,000 रुपये, प्लस इसमें आपका प्लानिंग अलाउंस का 12,000 रुपये, फिर इसमें प्लस करेंगे अपन मेडिकल अलाउंस का 12,000 रुपये, फिर प्लस करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस का 6,000 रुपये, है ना। बस इतना ही अलाउंस है। टोटल कर लेंगे इसका 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये का 15% 31,500 प्लस 10% ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने रुपए का दिया है, 40,000। तो 40,000 का 10% ये हो जाएगा आपका 4,000। तो यहाँ आ जाएगा टोटल कंसेशनल हाउस रेंट निकालने के लिए टोटल आ जाएगा 35,500, उसमें से माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। कितना रुपए पेड करते हैं, बोले उनकी सैलरी से 1,000 रुपये पर मंथ डिडक्ट होता है, तो 12,000 रुपये। तो टैक्सेबल हो जाएगा आपका 23,500 रुपीज कंसेशनल हाउस रेंट का वैल्यू टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो कंसेशनल हाउस रेंट निकालने के लिए आपको सैलरी का मीनिंग निकालना पड़ेगा, तो सैलरी की मीनिंग में ये आएगा। फिर उसके बाद उसमें 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे, फिर उसमें प्लस फर्नीचर का 10% ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें उसकी सैलरी से डिडक्ट होता है 1,000 रुपये पर मंथ, उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, बाकी पूरा 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दो और ऐड कर दो। एक्स का इनकम निकालना है और बोलता है अंडर द हेड ऑफ द सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। यहां पर आपको दे दिया है बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12, तो समझ आ जाएगा 6 लाख रुपए। फिर उसके बाद आपका डियरनेस अलाउंस 12,000 इंटू 12, इंटरटेनमेंट अलाउंस 300 इंटू 12, हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस 450 दिया हुआ है, ये 300 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। कितना रुपये एग्जेम्प्ट होता है, 300 रुपीज पर मंथ। इसका मतलब आप सीधा 450 रुपए में से 300 रुपये माइनस करके 150 इंटू 12 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 300 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा। 450 में से 300 रुपये माइनस कर देंगे तो 150 आएगा, 150 इंटू 12 कर देंगे 1,800 रुपये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको दिया है 350 रुपये, ये 200 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है, तो इसमें भी 150 बचेगा, है ना। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस में 350 माइनस 200, तो आपका 150 इंटू 12, और ये भी 1,800 रुपये ही आएगा। ओन कंट्रीब्यूशन ऑफ टुवर्ड द स्टेटरी प्रोविडेंट फंड लिखा है, तो ओन कंट्रीब्यूशन तो कहीं आता ही नहीं है, क्योंकि ओन कंट्रीब्यूशन को नहीं लेते। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 4,000 पर मंथ बोला है, तो 4,000 पर मंथ है, मतलब एक साल का 48,000 48,000 रुपये आएगा। इसमें हम लोग माइनस करेंगे 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 12% मतलब बेसिक सैलरी जो आपका 6 लाख रुपए आएगा, उस 6 लाख का 12% 36,000 रुपये को, तो बाकी जो बचेगा डिफरेंस अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना भाई। 48,000 माइनस 36,000, तो बचेगा 12,000, वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बोलता है कि हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, जैसा कि अभी निकाले थे हम लोग। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट के बारे में परसेंट मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये एज्यूम करना है कि ये 9.5% है, इसलिए इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें परसेंट कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो उसको मानते हैं कि वो 9.5% है, क्योंकि ज़्यादा होता तो मेंशन होता क्वेश्चन में कि कितना परसेंट है।
फिर उसके बाद नीचे आपको बताते हैं कि एक्स इज द ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी। अब ये बता दिए कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ही इज एम्प्लॉयड एट ए प्लेस एट ए हाइट ऑफ 1100 मीटर अबोव द सी लेवल। ही इज पेइंग 12,500 पर मंथ एज हाउस रेंट। तो इसका यूज तो हाउस रेंट अलाउंस में क्या यूज होगा। और दूसरा चीज ये कि जब हम डिडक्शन देंगे तो वहां पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 और दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन यहाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो यहाँ दो डिडक्शन माइनस होंगे, एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। क्या नहीं पूरा बताऊंगा मैं। बेसिक सैलरी लिख दो आप 50,000 इंटू 12, 6 लाख। फिर उसके बाद आप लिखिए डियरनेस अलाउंस 12,000 इंटू 12, 1,44,000। फिर उसके बाद लिखिए इंटरटेनमेंट अलाउंस 300 इंटू 12, 3,600। उसके बाद आ जाएगा आपका हिल एरिया अलाउंस, तो 450 माइनस 300, 150 इंटू 12, 1,800। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ट्राइबल एरिया अलाउंस 350 माइनस 200, ये भी 150 इंटू 12, 1,800। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 4,000 इंटू 12 करोगे तो आपका होता है 48,000 रुपये। इसमें माइनस करेंगे 12% ऑफ सैलरी, तो 6 लाख रुपए का 12%, तो 6 लाख रुपए का 12% आ जाएगा आपका 72,000। 4,000 पर मंथ है इसका। हाँ तो ये तो पूरा एग्जिम्ट हो जाएगा क्योंकि ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना। 48,000 है और इसका 6 लाख का 12%, 72,000 रुपये आ जा रहे हैं। तो बाकी माइनस में होता नहीं है, इसलिए पूरा पूरा जो है वो एग्जिम्ट हो जाएगा। और इसका इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ तो एग्जिम्ट है क्योंकि दिया नहीं, मतलब 9.5% है। और आपको एचआरए निकालना पड़ेगा, तो एक्चुअल एचआरए आपका आ जाएगा कितना रिसीव हो रहा है। एचआरए जो भी है वो भी 4,000 रुपये नहीं 10,000 रुपये पर मंथ है ना। तो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 रुपये होता है, माइनस विच एवर इज लेस। तो पहला आपका आ जाएगा एक्चुअल एचआरए 1,20,000, दूसरा आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट आपका जो है कंपनी में दिया है 12,500 रुपये पर मंथ है, तो 12,500 इंटू 12, 1,50,000। तो यहाँ पर 1,50,000 माइनस 6 लाख का 10%, 60,000, ये हो जाएगा आपका 90,000। और उसके बाद तीसरा है मैक्सिमम 40% ऑफ सैलरी, तो 6 लाख का 40%, 2,40,000। तो तीनों में कम आपको 90,000 दिख रहे हैं। तो बाकी जो बचेगा 30,000 रुपये वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एचआरए आ जाएगा 30,000, 30,000 रुपये। हो गया, और कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी।
7,81,200। इसमें माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, माइनस करेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन निकालने के लिए आपको एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस ले लेंगे आपका 3600। सेकेंड पॉइंट है 20% ऑफ सैलरी, इसका मतलब 6 लाख रुपए का 20%, 1,20,000। और तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम आपका 5,000। तो तीनों में कम कौन सा दिख रहा है? 3,600, 5,000। हाँ, तो यहाँ इंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन मिलेगा 3,600, माइनस कर दो आप 7,27,600 आपका आंसर होगा। ऐसे बनाना है।